विक्रांत है। वेलकम टू माय चैनल स्टडीनेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट कर चुका था संवैधानिक विकास की रूपरेखा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं कि कैसे कैसे बना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट कि आज का टॉपिक क्या था। संवैधानिक विकास का क्रम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, देखिएगा। तो संवैधानिक विकास जब हुआ, संवैधानिक विकास जो स्टार्ट हो गया, तो संवैधानिक विकास में ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश जो थी सरकार, वो अपना आधिपत्य यानी अपना अधिकार इंडिया में बनाना चाहती थी। वो दो प्रकार से बनेगा। सबसे पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम, इसके अधीन भारत में जो शासन स्टार्ट होगा। और दूसरा जो स्टार्ट होगा, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, अर्थात क्राउन का मतलब होता है मुकुट, ताज। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कैसे बनेगा, मतलब ये 1773 से लेकर 1857 तक, 1857 की क्रांति तक। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये 1858 से स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 1947, जब तक देश आजाद नहीं हो जा रहा है, ये 1935 के एक्ट तक चलेगा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, भारत में। ठीक है ना। तो अपन ऐसे चालू करेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, फिर उसके बाद में 1813 का एक्ट है, फिर 1833 का है, फिर 1853, फिर 1858। देन ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर 1858 से पोर्शन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, क्या, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो टॉपिक अपना अच्छे से स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में जो संवैधानिक विकास चालू हुआ, वो कैसे हुआ। तो जो सबसे पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले क्या था वो, रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये एक्ट आया 1773। असल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेट मतलब शासन करना, किस प्रकार से शासन कंपनी और अच्छे से भारत में करे, नियम बनाने का काम कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1773 के अंतर्गत सबसे पहले क्या था, भारत में प्रमुख 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक थी बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई। तो इसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पावर बढ़ा दी गई। और क्या कहा गया, साथ ही में इस बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल यानी पद बढ़ा दिया गया, और कहा गया मुंबई और मद्रास इसके अधीन काम करेंगे। यानी मुंबई प्लस मद्रास के कुछ मुद्दे बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन आ जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में पूर्णतया बंगाल और ये मद्रास और मुंबई पूर्णतया बंगाल के अधीन आ जाएगा। पर अभी कुछ मुद्दों पर ये उस पे कानून बना सकते हैं, उनको राइट दे दिया गया। तो एक बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो बंदा कौन था, ये एग्जाम में पूछा गया। तो आप बताएंगे क्या है, वॉरेन हेस्टिंग को बनाएंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग है। पर बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो जब 1757 में एक प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता है, तो फिर जब युद्ध जीत लेते हैं तो फिर बंगाल का पहला गवर्नर मिस्टर क्लाइव को बना दिया जाता है। तो बंगाल का पहला गवर्नर अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे क्लाइव, और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बनाया गया, तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग। ये पॉइंट एक अपना खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
1773 के एक्ट के अधीन में सन 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसके न्याय आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई डिसीजन नहीं सही है, तो ये एक अभिलेख न्यायालय है। इससे भी बड़ी पावर रखता था, प्रिवी काउंसिल उसको कहा जाता था, ठीक है ना। तो वो इसके ऊपर था। तो कलकत्ता में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि किस एक्ट के अधीन है ये कोर्ट की स्थापना, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और किस वर्ष में है? 1774। पहले सर्वोच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे, यानी सीजे चीफ जस्टिस कौन था इसका मुख्य न्यायाधीश? तो सर एलिजा एम्पे करके थे। चैम्बर्स करके और 3 न्यायाधीश बनाए गए थे। तो ये प्रमुख इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके जस्ट। तो अपन ने इसको देखा कि क्या भाई गवर्नर जनरल कौन बना देगा, वॉरेन हेस्टिंग, और फिर एक एक्ट बना दिया गया, ठीक। और कहा गया कि मतलब भारत में निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। अंग्रेज निजी व्यापार नहीं कर सकते, यानी अपने हित की बात नहीं करेंगे, अर्थात भ्रष्टाचार कम होने लगेगा, और उपहार नहीं ले सकते हैं। इसके बाद में एक एक्ट आया 1784 का, इसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। हर एक्ट क्यों आता है भाई बार बार? क्योंकि इससे बहुत अच्छी चीजें नहीं हम आपकी बार अप्लाई कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम में उससे और प्योर करके चीजें और अच्छी हम ला सकते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। जैसे इसमें कोई चीज नहीं बन पाई है तो नेक्स्ट नियम में और हम उससे अपग्रेडेड वर्जन का हम ला सकते हैं लॉ। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? असल में भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक थी दीवानी, भाई जैसे कि मान लीजिए भारत में व्यापार अंग्रेजों को करना था, जो उनकी थॉट थी, और उनको राजनीति भी करनी थी। तो व्यापार करने के लिए इन्होंने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापार संबंधी जिनका हिसाब किताब था, यानी कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर, यानी ये नियंत्रक का काम करते थे। नियंत्रण करते थे, और इसका प्रभाव किस पर था? व्यापार पर। यानी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पे वर्चस्व किसका होगा? तो बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर का। ये पूछा गया है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के अधीन रखी गई? तो 1784 के अंतर्गत रखी गई। और अब मद्रास और मुंबई को पूर्णतया उसके अधीन ला दिया गया। ये इस एक्ट की विशेषता रही है। अपन अब इसके जस्ट बाद वाले एक्ट पढ़ लेंगे। क्या था? 1784 के बाद में 1813 का चार्टर एक्ट। असल में क्या था कि पहले कुछ वर्षों के लिए कंपनी को दे दिया गया, एलिजाबेथ ने 15 इयर्स का दे दिया गया, फिर भाई जेम्स प्रथम आए, फिर उन्होंने आजीवन के लिए दे दिया कि भाई आप व्यापार करते रहिए। फिर 20 कुछ समय बाद फिर 20 वर्षों का बनने लगे, क्योंकि जिस देश से आए थे वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो दे दिया गया मोनोपोली अर्थात एकाधिकार भारत में व्यापार करने का। बाद में नहीं बल्कि पूर्वी देश में व्यापार करने का। तो यूरोपियन कंट्री से जब नीचे की तरफ आए तो क्या पूर्वी देश इनको पड़े, तो पूर्वी देश में व्यापार करने के लिए भी भारत में एंटर कर गए। ठीक है ना, भारत में एंटर कर गए। इन्वेंटर थे ये अच्छे खासे, पूरे देश पे इन्होंने शासन किया। तो फिर बाद में उनको 20 वर्षों का मिलने लगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़ा शेयर मार्केट, इनका शेयर भाई कंपनी में एक निदेशक मंडल होता था। निदेशक मंडल, गवर्नर होता था और उसकी काउंसिल अर्थात उसका परिषद होता था। इस
इसमें संख्या 4 होती थी और निदेशक मंडल की संख्या लगभग 24 होती थी। और ये निदेशक मंडल में वही आदमी आते थे जिनका कंपनी में शेयर होता था, और शेयर होता था तो इन्हीं का चलता था, इन्हीं कंपनी इन्हीं के अधीन रहती थी, निदेशक मंडल के अंतर्गत। ठीक, बहुत डिटेल में अपन कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आपका फैक्ट ओरिएंटेड है, जिनका भी है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। 1813 का एक्ट क्या है भाई? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। अब 1813 का चार्टर एक्ट क्या था भाई? भारत में व्यापार करने लगे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब मरने लगते हैं बिचों जैसे पढ़ाते हैं। मेरी बात समझिए, 1813 का जो चार्टर एक्ट है क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी तो और भी चाहते थे कि भाई मेरा भी व्यापार हो, तो फिर वहां विरोध होने लगा, तो फिर और इनका भ्रष्टाचार काफी बढ़ने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि इनका जो एकाधिकार है यानी मोनोपोली जो है इनका, उस पर समस्या हुई और कहा गया कि भाई अब आपका एकाधिकार कुछ विषयों को छोड़कर अपन आपका हटा देंगे। कौन? ब्रिटिश संसद ने ऐसा कहा। क्या था? भारत में कहा गया कि इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार, एक का अधिकार खत्म करो और लोगों को भी आने दो भाई, तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की बात कही गई, बस किस चीज को छोड़कर? चाय को। और चीन के साथ व्यापार करने का भी इनका बना रहा, यानी चाय को छोड़कर और चीजों में इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, और चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या कहा गया? ईसाई मिशनरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां, मिशनरी को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दे दी कि आप भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करिए। भारत में छूट क्या है? प्रचार प्रसार के लिए कि आप धर्म भैया बढ़ाइए। और भारतीय शिक्षा पर, इंडियन एजुकेशन में, भारतीय शिक्षा में, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए की बात कही। अब यहीं से विडंबना स्टार्ट होती कि 1 लाख रुपए की जो बात की थी, अब ये डाउट बना था कि 1 लाख रुपए था क्या। देखिए ये कुछ फैक्ट हो गए। अब जो 1 लाख रुपए है वो क्या था कि कहा गया साहित्य का विकास। साहित्य बताने की ब्रिटिश यानी कि यूरोपियन साहित्य की बात कर रहा है कि भारतीय साहित्य की बात करते हैं? यूरोपियन साहित्य की जो बात हो रही, इसमें साहित्य में डाउट था तो ये यूरोपियन साहित्य की बात की, भारतीय साहित्य को इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। और भाषा का विकास, अब भाषा कैसी हो, तो वो भाषा में भी इंग्लिश को प्राथमिकता दी है, इंग्लिश पे प्राथमिकता दी। तो ये तो विरोधाभास, जब भी हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो ये 1 लाख रुपए की जो बात कहती है एजुकेशन डेवलपमेंट में, ये तो साहित्य और भाषा की बात जरूर आती है। ठीक, इंग्लिश भाषा में सपोर्ट बहुत लोग का है, जैसे मैकाले भी आएंगे, इंग्लिश भाषा के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। भारतीय भी बहुत से बुद्धिजीवी उसमें समर्थक रहे हैं, तार्किक बुद्धि की बात करते थे। अब ठीक है ना भाई, अगर आजाद होना है तो थोड़ा सा तार्किक चिंतन करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए की बात इन्होंने कर दी, अपन इसको हम मिटा देते हैं। अब भाई 1813 का एकाधिकार समाप्त करने की बात कही गई और पूर्णतया एकाधिकार 1833 के एक्ट के अंतर्गत खत्म कर दिया गया और ये नाम मात्र की कंपनी बनी रहेगी भारत में। अब इसके बाद में जस्ट था 1833 का एक्ट। देखिए 1813 के बाद में 1833 अर्थात 20 वर्ष का, तो ये 20 वर्ष का ऐसा इनका चलता था। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था भाई? इसमें और पावर बढ़ाने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, यानी कि पावर बढ़ा दी गई काफी, क्योंकि रेगुलेशन अच्छा कर रहे थे भाई, शासन अच्छा कर रहे थे, तो कहते भाई आप भारत का बनाइए, यानी कि कानून बनाने का पावर इस बंदे के पास आ गया। और ये बंदा पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो बंदा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगे नाम आप देख लीजिएगा कि वो बंदा कौन सा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये हो गया। असल में अभी मैंने कहा था भारत के जो गवर्नर थे और उनकी जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य ओवरऑल थे, ठीक है ना? 3 एक अपना था और 3 वो थे, इसमें एक बढ़ा दिया गया, 4 लोग हो गए। और जो चौथा व्यक्ति था वो विधि सदस्य था, कानून का जानकार। और वो विधि सदस्य कौन बना दिया गया? मिस्टर मैकाले। और ये अंग्रेजी शिक्षा के भारत में सबसे बड़े सपोर्टर। अंग्रेजी शिक्षा में समर्थन इन्होंने किया। इन्होंने बात की कि भाई अगर विकास करना है तो भाषा इंग्लिश होनी चाहिए, साहित्य इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, मैथ गणित और इन सब पर, साइंस पर काफी आप चर्चा करें। तो विधि सदस्य के रूप में आप किसको कहेंगे? मैकाले को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट 1833 का एक्ट से क्या रहा? इस एक्ट के अंतर्गत सन 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन और रोपण 2 शब्द होते हैं। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है लगाना, जैसे पौधरोपण कहा जाता है तो पौधे को लगाया जाता है। उन्मूलन का मतलब है उखाड़ना होता है। तो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया 1843 में। और वो बंदा, ये ईयर इंपॉर्टेंट, 1843 में। और बंदा कौन था? एलन ब्रो। अब ब्रो है कि ब्रो है? ब्रो भाई वाला नहीं, एलन ब्रो थे। कौन थे? दास प्रथा का उन्मूलन करने में। अच्छा, विलियम बेंटिंग को मैंने भी यही लिखा था लॉर्ड, ये मैं पूरा नाम लिख देता हूँ इनका, इंपॉर्टेंट क्यों है देखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में सती प्रथा का अंत इन्हीं के माध्यम से किया गया। सती प्रथा का अंत, ठीक है। राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस सती प्रथा के उन्मूलन, इसको हटाने के लिए। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सन किसमें? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। और 1833 के एक्ट के अधीन ही क्या कहा गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल। और 1833 के एक्ट के अंतर्गत सन 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इसके बाद में 1853 का एक्ट, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जो एग्जाम में फैक्ट आता है। इसके बाद में 1833 में 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 का एक्ट आ जाएगा। 1853 में बात सीधी सीधी यही कह दी गई कि भैया अब जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जो एग्जाम होंगे यानी कि प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन जो आप तैयारी कर रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट हो गया 1853 के एक्ट के अधीन, ठीक है ना। अब देखिए 1853 के बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति से इनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इनका बहुत ही मामला भारत में खराब हुआ। ब्रिटिश संसद इनको बिल्कुल निष्फल कर देती है और कहती कि भैया अब तुमसे ना हो पाएगा। अब 1853 का जो एक्ट आएगा ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करने वाला है। ब्रिटिश क्राउन था, मुकुट क्राउन के अधीन काम करने वाला है। तो इसमें क्या कहने वाले हैं भैया? बात ये कहने वाले हैं कि यहाँ पर मंत्री परिषद की बात कही गई है। मंत्री परिषद
15 मंत्री परिषद की स्थापना की गई भारत में हेल्प करने के लिए। इसी 50 एक्ट के अंदर कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या लिखा है पॉइंट, वायसराय। गवर्नर जनरल पद नहीं खत्म था। जब देखिए आपको पता है कि ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सरकार का जब ये कौन जो गवर्नर जनरल या जो उनके अधीन यहाँ पर काम कर रहे थे, जब उनका नेतृत्व करेंगे तब इनको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ठीक है। और भारतीय परिवेश में जब काम करेंगे तो इनका पद बढ़ा के इनको क्या कह दिया गया कि ये वायसराय हो गए कंपनी के माध्यम से। तो सीधा सीधा अपना कहना है कि वायसराय पहले कौन बनाएंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो वो पहले बंदा बना था कौन, कैनिंग। अब कैनिंग से 2 क्वेश्चन बनेगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आप कहेंगे कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय तो कैनिंग। चूंकि 58 से पहले 57 रहा होगा तो ये कैनिंग आ गए थे, तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और जस्ट उसी 1 साल बाद तो वायसराय पद बना दिया गया। तो ये दोनों बनना था, अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। और क्या कहा गया, मुगल वंश जैसे शब्द को खत्म कर दिया गया भारत में 1858 के अंतर्गत, और सारी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई, यानी कि अब सारी देखरेख इन्हीं के अधीन होगी। और मात्र औपचारिक रूप से ये काम करने वाली कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। ये कुछ इसके पॉइंट हो गए। अब देखते हैं भाई इसके कुछ और पॉइंट तो नहीं छूटे जा रहे हैं, तो इसमें तो कुछ और छूटा तो जा नहीं रहा है। मे बी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भैया, क्या था, राज्य सचिव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। राज्य सचिव सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार को ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। राज्य सचिव ये पावरफुल बंदा था, तो इस पद की स्थापना 1858 के अंतर्गत भाई कर दी गई। तो मैंने 1858 तक की आज हम बात करें, टू द पॉइंट। कंसेप्ट पे बेस पे हम चर्चा बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम को टारगेट करके कुछ फैक्ट को बना लिया गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में 1858 के जस्ट बाद से 1861 का एक्ट हो, फिर 1909 का एक्ट हो, फिर 1919 का एक्ट हो, फिर 1935 का एक्ट हो, फिर 1946 का अंतरिम सरकार का गठन हो, 47 में देश का आजाद हो गया हो। ये आपका संवैधानिक विकास टू द पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो चीजें अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।